Assalamu alaikum viewers. My 25th lecture today is on evaluating and institutionalizing OD interventions. This is of course the final stage of the OD intervention, and we'll be going into details and finding out कि जो change process हमने introduce किया है उसको evaluate करने के बाद हम देखेंगे वाकई जो हम चाहते थे वो हुआ है, और जो change आ गया है उसको हमने institutionalize कैसे करना है. इसका ये मतलब नहीं कि हम बहुत जल्द अपने सारे टॉपिक्स खत्म कर रहे हैं. मकसद ये कि मैं जब एक दफा ये पूरा साइकिल कंप्लीट कर लूंगा फिर मैं डिटेल्स में जाऊंगा इंटरवेंशंस में, जिसके ऊपर के मैंने एक सिर्फ पासिक रिमार्क दिया था अपने 2 या 3 लेक्चर्स में कि कैसे कैसे इंटरवेंशंस करने के बाद हम कौन सी चेंजेस ला सकते हैं. मगर एक दफा मैं पूरा ओडी साइकिल कंप्लीट करना चाहता हूं और उस लिहाज से ये लेक्चर्स इस सब्जेक्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन इससे पेशतर कि मैं इन बातों के ऊपर आपका ध्यान दिलाऊं, मैं चाहूंगा कि पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ी सी बातें कर ली जाए. लास्ट लेक्चर वाज ऑन लीडिंग एंड मैनेजिंग चेंज. लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में अक्सर उठता है और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, अगरचे उसका जवाब मुझे फौरी आपसे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी शायद वो आपके लिए फायदेमंद हो, वो ये है कि हैव यू एवर ट्राइड टू ब्रिंग अ चेंज इन योर ओन सेल्फ. जब मैं ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स की चेंज की बात करता हूं और वहां मैं फोकस करता हूं कि हर इंडिविजुअल ने कंट्रीब्यूट करना है ऑर्गेनाइजेशन की चेंज लाने में, तो वहां मैंने ये भी कहा था कि आपको अपने में भी चेंज अकॉर्डिंगली लाना है. तो सवाल ये है कि क्या कभी आपने खुद में झांक कर देखा है और ये सोचा है कि मुझे अपने आप में क्या चेंज लानी है, कौन सी चेंज आपके लिए जरूरी है? क्या कभी आपने अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस गैप देखा है? दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. क्या चीज दरकार है इसके सोचने में? People may have different views, but let me share my own experience. I believe that of course one has to start thinking and observing. Unless and until you think and you observe, you will not find the performance gap within yourself. You will not be able to find your weaknesses, your strengths. What is important? Either thinking or observing. But which comes first? Let me tell you today that if you want to change yourself, start observing your actions. Start observing your own self. How you behave. How do people look at you? What is that you should not be doing? What is that should be there in you? Observation should come first. Because only by comparison, by observation, you will start thinking. Sensitivity training groups में भी यही बात हुई थी कि people were unconscious. People did not know how their behavior were interpreted by the observers. So when somebody made observations और उनको बताया गया, so they started thinking. तो मैं समझता हूं कि हमें ऑब्जर्व करना चाहिए with open eyes, and also we must keep our ears open. Everybody saw the apple falling, but it was only one person who questioned why. न्यूटन साहब दरख्त के नीचे बैठे हुए थे सेब के, वो सेब गिरा and he questioned why has it come down. So the pertinent thing
to question at this time is that it was his observation. Why? So the answer, and then of course, he found out the gravitational pull. Observation, उसके बाद he started thinking. तो हमारी लाइफ में भी यही चीज है कि once we start observing things, then we will start thinking. But unfortunately, we keep our ears and eyes closed. And mind it is always the major question that if we want to bring change, then the first question should be, why should I bring a change? It is not how should I bring a change. हम हमेशा उलट करते हैं, मैं अपने आप में कैसे तब्दीली लाऊं, और इसके ऊपर हमारा मेन फोकस होता है. 80% of the effort, energies, concentration, thinking should go into why I need to change. और जब आपको इसका जवाब मिल जाएगा, how is only 20% effort? That is easy. लिहाजा मैंने पिछले लेक्चर के अंदर, अगर आप मेरी इन ऑब्जर्वेशन और ये चीजें जो मैं अभी आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, अगर अप्लाई करें पिछले लेक्चर में, और खास तौर पर उस केस स्टडी में जिसे मैंने बताया कि वो सीईओ ने कैसे अपनी कंपनी को ट्रांसफॉर्म किया, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट विद इन द ग्रुप पीपल वर फीलिंग दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड नॉट डिस्क्रिमिनेशन द रेस, बट डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रीटिंग पीपल. लीडरशिप के पर्सपेक्टिव में फर्क था. पिछले लेक्चर के अंदर जो 5 एक्टिविटीज मैंने आपको बताई, उन 5 एक्टिविटीज को इन पर्सपेक्टिव से देखें. आप अपने आप में मोटिवेशन तभी पैदा करेंगे जब आप स्टार्ट ऑब्जर्विंग एंड स्टार्ट क्वेश्चनिंग. व्हाई इज दिस हैपनिंग? व्हाई कांट आई चेंज इट? So why a question should be there. That is where a lot of energy will be generated. And when you start sharing with the people around you in a company, then people who would certainly oppose you, जैसे मैंने पहले कहा था कि एक ग्रुप अपोज करता है हमेशा, and then you will convince them. Together you will be able to find out the reason. How should we change it? नेक्स्ट एक्टिविटी मैंने पिछली दफा कही थी, वो है क्रिएटिंग अ विजन. और क्रिएटिंग अ विजन, नॉट ओनली एम्प्टी विजन, बैक्ड बाय वैल्यूज, बैक्ड बाय बोल्ड गोल्स, कॉन्क्रीट गोल्स, आइडियोलॉजिकल गोल्स, और कहां हमने जाना है. नजर होनी चाहिए आपकी आगे, हमने इस कंपनी को कहां लेकर जाना है. यू आर अ पार्ट ऑफ द कंपनी. You cannot isolate yourself. It is not the responsibility of the top man. But sometimes innovativeness should come from you. And if there is an open environment, certainly your proposals, your ideas would be heard, would be considered by people at the top. और अगर वहां कोई confrontation है, fight them out. Because this is something which is challenging. And that is what will discover your capabilities. और आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, you will discover the leadership qualities, जो कि वो क्वालिटीज जिसके बारे में मैंने आपको पिछले केस स्टडी में बताई. तीसरी चीज इंपॉर्टेंट थी, that is getting the support of the people from different groups. फिर मैंने बात की थी कि कैसे हम ट्रांजिशन में we can shift from one stage to the other. मजे की बात यह है कि अगर आप ये पिछले 2 लेक्चर्स को आप देखें, और बहुत पहले जो मैंने एक लेक्चर 11 के चेंज मॉडल पे मैंने दिया था, तो आप देखेंगे उसमें कितनी सिमिलैरिटी है. यहां भी अनफ्रीजिंग, मूविंग और फिर रीफ्रीजिंग का फेज. When you are motivating people, when you are getting the support, when you are creating a vision, you are unfreezing. और जब स्किल्स की बात कर रहे हैं, then you are, I said, moving from one stage to another. That is where, that after the freezing, that is, you move from one level to the other level, and that is the second stage of the Levin's model. And finally, I said, how to sustain that momentum,
how to sustain the change which you have introduced was the real phasing part. Having said you all that what I dealt in detail in my last lecture, I want you to go back to my lectures and start thinking from these angles. क्योंकि ये सारी चीजें आगे हमने अप्लाई करनी है और आपको जैसे मैंने कहा था कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो यू विल बी वन पर्सन who will be an outstanding leader, or at least will start the change. You may turn out to be a catalytic agent, bringing a change in the organization you'll be working in. आइए अब हम आज के टॉपिक पे आ जाएं, evaluating and institutionalizing OD interventions. दो हिस्से हैं, एक है evaluation, evaluating, and second is institutionalizing. When you talk of evaluation, it reflects कि जब change process चल रहा है, क्या उस वक्त हमने evaluation करनी है या हमने इंतजार करना है जब आपने इंटरवेंशन कर दी, इंटरवेंशन खत्म हो गई और उसके बाद आपने evaluation करना है. A point which you need to keep in mind. ये दोनों चीजें evaluation और institutionalize को हमने बहुत पहले OD प्रोग्राम के शुरू में एस्टैब्लिश करना है कि हमने evaluation कहां, किस वक्त और institutionalize हमने कैसे करना है. ये दोनों एस्पेक्ट को शुरू में करना बहुत जरूरी. Evaluation is concerned with providing feedback to practitioners and organization members about the progress and impact of interventions. जैसे कि मेरी इस डेफिनेशन से नजर आ रहा है कि that is the feedback to the practitioner कि जो changes वो इंट्रोड्यूस कर रहा है उससे ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स में कुछ प्रोग्रेस आ रही है कि नहीं, या उस इंटरवेंशंस का इंपैक्ट क्या हो रहा है. और इन्हीं फीडबैक से एस्टैब्लिश किया जा सकेगा दैट वेदर वी नीड फर्दर डायग्नोसिस और नॉट. कुछ इंटरवेंशंस में हमें और मॉडिफिकेशंस करनी है, या इट माइट शो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द फीडबैक कि इंटरवेंशन कामयाब नहीं है. So when we are talking about evaluation, keep in mind, obviously, हमें जब पूरी इंटरवेंशन के बाद पता चले कि इंटरवेंशन ही गलत है और उससे वो रिजल्ट्स हमने एक्वायर नहीं किए जो करना चाहते थे, तो इसका मतलब है वो सारी एक्सरसाइज फुटाइल होगी. सो दैट शुड गिव यू एन इंडिकेशन कि एवेल्युएशन का प्रोसेस थ्रू आउट द इंटरवेंशन में डिसाइड होगा. मैं मजीद इसके ऊपर अभी थोड़ी देर के बाद डिटेल में आऊंगा. लेट मी एज वेल टच अपॉन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मकसद क्या है. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग अ पर्टिकुलर चेंज अ परमानेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मल फंक्शनिंग. इट इंश्योर्स दैट द रिजल्ट्स ऑफ सक्सेसफुल चेंज प्रोग्राम्स persist over time. इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब यह है कि जो चेंज हमने इंट्रोड्यूस की है वो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस का एक हिस्सा बन जाए, और जो हमने चेंज इंट्रोड्यूस किया है उससे लोग रिवर्ट बैक ना करें. ये कैसे, हम थोड़ी देर के बाद आएंगे. लेट मी फर्स्ट टेक द फर्स्ट थिंग, and that is evaluating OD interventions. मैंने आपको कहा कि OD की इंटरवेंशन किस स्टेज पे हो रही हैं और हमने evaluation किन किन स्टेजेस पे करना है, इसका तयन हमने पहले से करना होता है. Assessing OD interventions involves judgment about whether an intervention has been
implemented as intended, and if so, whether it is having desired results. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने इंटरवेंशंस के लिए रिसोर्स एलोकेशंस करनी है. अगर हम ये एस्टैब्लिश ना करें कि हमने कहां से फीडबैक लेनी है, कहां हमने उसको एवेल्युएट करना है, किन लोगों ने करना है, कितना टाइम दरकार होगा, कितने एक्सपेंसेस इन्वॉल्व, we will not be able to plan. And since it's a very well planned process, this needs to be done much earlier. Decisions about the measurement of relevant variables and the design of the evaluation process should be made early in the OD cycle so that evaluation choices can be integrated with intervention decisions. एक और एस्पेक्ट बहुत जरूरी है कि हमने कौन कौन से वेरिएबल्स को मेजर करना है, किस डिजाइन के तहत हमने ओडी प्रोसेस में कहां. आफ्टर ऑल वी नीड टू हैव अ लेआउट प्रोग्राम. जैसे हमने सिस्टम्स डायग्नोसिस के लिए हमने ओपन सिस्टम्स डिजाइन को लेकर डायग्नोसिस किया था, इसी तरह से हमारे पास एवेल्युएशन का भी एक डिजाइन मॉडल होना चाहिए. और उसके साथ साथ हमें अपने वेरिएबल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन से वेरिएबल्स को किस किस स्टेज के ऊपर एवेल्युएट करना है और उनको क्यों मेजर करना है, कौन से इफेक्ट्स देखने. देयर आर टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ ओडी एवेल्युएशन. वन इंटेंडेड टू गाइड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशंस, दैट इज द डिजाइन ऑफ एवेल्युएशन. हमें गाइड करेगा कि हमारी इंटरवेंशंस कहां जा रही हैं. एंड अनदर to assess their overall impact. So the key issues in evaluation are measurement and research design. When I say research design, the important question is, where are we going? तो हमने आज के लेक्चर में और आइंदा के लेक्चर में हमने मेजरमेंट पे फोकस करना है और अपने रिसर्च डिजाइन पे फोकस करना है. मेजरमेंट इसलिए कि कौन कौन से वेरिएबल्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं और किस किस स्टेज के ऊपर हमने इंटरवेंशन को कैसे किन वेरिएबल्स से मेजर करना है. क्योंकि आज अगर हमें ये पता ना चले कि अगर हमने जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब एनरिचमेंट को एवेल्युएट करना है, असेस करना है, मेजर करना है, तो वेरिएबल्स क्या देखेंगे? रिवॉर्ड सिस्टम देखेंगे, जॉब वैरायटी देखेंगे, व्हाट, दैट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड. और फिर देन कि हमने रिसर्च डिजाइन कौन से पैटर्न के ऊपर कैसे हमने इन मेजरमेंट्स को करना है. आइए लेट्स बिफोर टचिंग अपॉन दीज टू एस्पेक्ट्स टॉक अबाउट द इंप्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन फीडबैक. क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमने एवेल्युएशन इंप्लीमेंटेशन फेज में भी करनी है और आखिर में जब हमने इंटरवेंशन को खत्म किया है वहां भी एवेल्युएशन करनी है. तो इस चीज को हम पहले क्लियर कर लें. नॉर्मली ये सोचा जाता है, हम ये समझते हैं कि जब हम इंटरवेंशन शुरू करते हैं तो जब इंटरवेंशन खत्म होगी तो हम देख लेंगे कि इंटरवेंशन का रिजल्ट क्या है, क्या पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं. जो चीज हम मेजर करना चाहते हैं इंटरवेंशन के बाद अगर तो पॉजिटिव है तो इंटरवेंशन ने अपना काम दिखा दिया, अगर नहीं तो it didn't work. Now, this is not the correct approach. This after implementation view of evaluation is only partially correct. Most OD interventions require significant changes in people's behaviors and ways of thinking about organizations. But interventions typically offer only broad prescriptions for how such changes are to occur. तो आपने देखा कि जो भी मॉडल हम यूज करें वो हमें ब्रॉड आउटलाइंस देगा कि हमने इंटरवेंशन कैसे करनी है. ये ब्रॉड प्रिस्क्रिप्शंस कैन नॉट बी अप्लाइड एवरीवेयर इन एवरी सिचुएशन और इन ऑल कॉर्पोरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस.
द रीजन बीइंग दैट ये एक लर्निंग प्रोसेस है इंटरवेंशन का, जहां ट्रायल और एरर के साथ हम इंटरवेंशन के बाद इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट करते हैं और फिर लोगों के बिहेवियर को वॉच करके देखते हैं कि इंटरवेंशंस ने चेंज उस जगह पे इंट्रोड्यूस किया है या नहीं. सो देयरफॉर एट दिस स्टेज इट हैज टू बी केप्ट इन माइंड दैट जो भी मॉडल है इंटरवेंशन का, दैट इज ओनली अ जनरल broad prescription, but we have to see whether it can be applied or not. Let me give you an example. Job enrichment calls for adding discretion, variety, and meaningful feedback to people's jobs. So implementing such changes require considerable learning and experimentation as employees and managers discover how to translate these general prescriptions into specific behaviors and procedures. तो जरूरी नहीं कि आप एक इंटरवेंशन करें और आप ये तीनों चीजें, that is discretion, that is increasing the autonomy of an employee, task variety और feedback के वही इफेक्ट हों जो कि आपने जॉब एनरिचमेंट के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस किया है उसके मुताबिक हो. ये लोगों का बिहेवियर डिफरेंट होगा. जब आप ऑटोनॉमी देंगे लोगों को, उनका इंटरेक्शन सुपरवाइजर्स के साथ कैसा है, फीडबैक का प्रोसेस क्या है, टास्क वैरायटी आपने कैसे इंट्रोड्यूस की है, आपके जो इंटरवेंशन का प्रिस्क्रिप्शन है उसने तीनों चीजों के बारे में आपको क्लियरली बता दिया कि जॉब एनरिचमेंट इन तीनों चीजों के साथ हो. बट not necessarily the things might go in that fashion. Consequently, we should expand our view of evaluation to include both during implementation assessment of whether interventions are actually being implemented and after implementation evaluation of whether they are producing expected results. अब आप समझे हैं कि क्यों यह जरूरी है कि ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन भी हमने एवैल्यूएशन करनी है और आफ्टर एवैल्यूएशन भी हमारे लिए जरूरी है. ट्रेडिशनली तरीका जो है कि बाद में हम देख लेंगे, नो इट विल नॉट वर्क. बोथ काइंड्स ऑफ एवैल्यूएशन प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स विद फीडबैक अबाउट इंटरवेंशंस. दैट इज जो ड्यूरिंग इंटरवेंशन है और आखिर में है. So evaluation aimed at guiding implementation may be called as implementation feedback, or wo evaluation which is intended to discover intervention outcomes may be called as evaluation feedback. हम ये दोनों टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, इनको जहन में रखिएगा. Implementation feedback इसका मतलब होगा during the phase of intervention जो हम एवैल्यूएशन करेंगे उसको हम इंप्लीमेंटेशन फीडबैक कहेंगे, और जो हम आखिर में कहेंगे उसको हम एवैल्यूएशन फीडबैक कहेंगे. लेट्स गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस वंस अगेन, ताकि मैं आपको चाहता हूं कि ये कंप्लीटली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें. एप्लीकेशन ऑफ ओडी इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद डायग्नोसिस. हम डायग्नोस करते हैं, वी आइडेंटिफाई द वीकर एरियाज. हम देखते हैं कि कहां कौन सी प्रॉब्लम आ रही है या कौन से प्रोस्पेक्ट्स हैं, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और व्हाट आर द कॉजेस. वी आइडेंटिफाई द कॉजेस. देन फ्रॉम अ कपल ऑफ चॉइसेस वी हैव गॉट, हमने जब डायग्नोस करने के बाद देखा कौन सा एरिया है जहां हमने इंटरवेंशन करनी है, वी ऑल्सो नो द चॉइसेस वी हैव गॉट. पॉसिबल इंटरवेंशन कौन कौन सी हैं हमें अब पता चल गया, क्योंकि हमने काफी नॉलेज एक्वायर कर ली है कि जॉब एनरिचमेंट को ठीक करने के लिए हमारे पास इतनी चॉइसेस है. सो फ्रॉम एन एरे ऑफ पॉसिबल इंटरवेंशंस, वन और सम सेट ऑफ इंटरवेंशंस इज चोजन फॉर इंप्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ द चॉइस इज बेस्ड ऑन नॉलेज लिंकिंग इंटरवेंशंस टू डायग्नोसिस एंड चेंज मैनेजमेंट. किस इंटरवेंशन को चूज करना है, ये
कहाँ हमने देखा कि कौन सी चीज दरकार है और कितना चेंज हम लाना चाहते हैं. In most cases, the chosen intervention provides only general guidelines for organizational change. And thus it leaves the managers and employees with the task of translating those guidelines into specific behaviors and procedures. ये बात ज़हन नशीन करनी बहुत जरूरी है at this stage. आपको specific interventions कभी नहीं मिलेंगे. Like implementing feedback informs this process by supplying data about the different features of intervention and also about the immediate effects of the interventions. Implementation feedback बता देगा जो अभी आपने intervention की है उससे क्या result निकल रहे हैं और बाद में क्या निकलेंगे. So these data collected repeatedly हम यके बाद एक various stages पे collect करेंगे, short intervals पे, will provide a series of snapshots about how the intervention is progressing. अब आपको realize हुआ कि implementing feedback क्यों ज्यादा जरूरी है rather than आखिर में ही करें. So once the intervention is sufficiently in place, तो हम क्या करेंगे? Evaluation feedback शुरू करेंगे. And this will give us the overall impact of the intervention and also the information whether the resources should continue to be allocated और दूसरी जो possible interventions हैं उसके लिए भी हमें resources शायद और दरकार हो. Now you understand कि बाद में जो फाइनल इंटरवेंशन के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन आएगी हमने वहां डिसाइड करना है कि इससे मजीद फर्दर हमें डायग्नोज करके और कौन कौन सी इंटरवेंशंस करनी है. सो एवैल्यूएशन फीडबैक टेक्स लॉन्गर टू गैदर एंड इंटरप्रेट देन डज implementation feedback. I hope you fairly have got a very clear concept. आइए मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये सारी चीजें क्लियर करता हूं. Suppose an initial diagnosis reveals that employee performance and satisfaction are low and that the jobs are overly structured. बहुत ज्यादा structured job structure है और routinized job है and that is the cause of problem. It should immediately take you back to the case जहां मैंने आपको बताया था कि एक ग्लास फैक्ट्री है और असेंबली लाइन पे लोग बैठे हुए हैं. रूटीनाइज्ड जॉब है, बोर हो रहे थे. अगर उसको आप इमेजिन करें तो द प्रॉब्लम इज सिमिलर टू दोस पीपल. रूटीन जॉब है और स्ट्रक्चर्ड है. इनिशियल डायग्नोसिस सजेस्ट दैट द एम्प्लॉयज हैव हाई ग्रोथ नीड्स and the existing job designs prevent the fulfillment of these needs. Diagnosis के बाद एक तो ये पता चला कि उनकी जॉब्स रूटीनाइज्ड हैं लेकिन उनकी ग्रोथ नीड ज्यादा है. तो हम ऐसी सूरत में क्या करेंगे? हम जॉब एनरिचमेंट से रिलेटेड जो भी इंटरवेंशन है वो हम करेंगे बिकॉज दैट इज ओनली suited for this sort of situation. So managers and employees now start to translate the general prescription. ये job enrichment program की जो हमारे पास prescription and that's general prescription. So they start to translate the general prescription offered by introducing organizational changes. कौन सी करेंगे? 1. Increasing job discretion. और वो job discretion, I hope you remember, मैंने आपको पहले कई बार mention किया था diagnosis में. Job discretion का मतलब ये है कि they develop the capacity to process information or decision making. तो लिहाजा job enrichment में they will increase the job discretion through more participative styles of supervision. Mind it, participative style of supervision. तभी job discretion ज्यादा होगी. Second, enhancing task variety by allowing employees to inspect their job outputs. इसका मतलब feedback. And third is making feedback more meaningful by providing employees with quicker and more specific information about their performance. अब जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताई
उसके लिए हमारे पास एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन है कि हमने उनकी जॉब एनरिचमेंट करनी, लिहाजा हमने इंटरवेंशन की जो हमारे पास सेट फॉर्मूला था। 3 महीने के बाद हमने आफ्टर वी हैड implemented these changes, हमने क्या किया? Implementation feedback ली to see how the intervention is progressing. So here is the beauty. Rather than waiting all those months or years to see कि 6 महीने बाद या साल बाद क्या जॉब एनरिचमेंट हुई है कि नहीं, हमने 3 महीने के बाद इंप्लीमेंटेशन फेज के दौरान ही एवेल्यूएशन की। वो कैसे की? क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज, जो मैंने आपको पहले डायग्नोसिस के तरीके बताए। डिफरेंट तरीकों से हमने क्वेश्चनियर्स और इंटरव्यूज यूज्ड टू मेजर द different features of job enrichment. And also, company records are analyzed to show the short-term effects on productivity of the intervention. कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है? क्योंकि अगर जॉब एनरिचमेंट में फर्क पड़ेगा तो प्रोडक्टिविटी में पड़ेगा। लिहाजा हमने 3 महीने के बाद एक तो रिकॉर्ड देखा और उसके बाद क्वेश्चनियर से लोगों के बारे में दरियाफ्त किया कि हाउ आर दे फीलिंग, आर दे feeling better? Are they feeling some change? The data revealed that productivity and satisfaction have changed very little since the initial diagnosis. मजे की बात देखिए, हमारे पास ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड प्रिस्क्रिप्शन था जॉब एनरिचमेंट का, हमने वही अप्लाई किया, लेकिन डाटा ने रिवील किया that productivity and satisfaction have changed very little. Employee perceptions of job discretion and feedback also have shown negligible change, but perception of task variety have shown significant improvement. तीनों चीजों में से एक ही चीज चेंज हुई, that was the prescription जो हमने अप्लाई किया, उसने बताया कि सिर्फ परसेप्शन चेंज हुआ, बाकी ना प्रोडक्टिविटी में चेंज आया और ना ही उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल में चेंज आया। जब इन डेप्थ डिस्कशन की गई तो पता क्या चला कि चूंकि इसमें ऑटोनॉमी देनी थी, डिस्क्रिशन देनी थी, लिहाजा जो सुपरवाइजर्स थे ऊपर, उनको तो हमने ट्रेनिंग दी ही नहीं। हम इनकी जॉब एनरिचमेंट कर रहे हैं, लेकिन सुपरवाइजर्स के साथ फीडबैक प्रोसेस भी गलत जा रहा है और फीडबैक से भी उनको करेक्ट असेसमेंट नहीं मिल रही। और दूसरी ये बात कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जहां उनको परसेप्शन ऑफ टास्क वैरायटी तो मिल गया, लेकिन सुपरवाइजर को चूंकि ट्रेनिंग नहीं दी गई और वो शख्स जो ऊपर बैठा हुआ इंस्पेक्शन कर रहा था was not trained. It was only during the intervention कि पता चला कि नहीं, उसके साथ सुपरवाइजर्स की भी ट्रेनिंग की जरूरत है। So therefore, उन्होंने they decided that to gain a better feel for the kind of behavior they needed to move towards a participatory leadership style. लिहाजा उन्होंने कहा कि पार्टिसिपेटरी लीडरशिप चाहिए, अब एक नई चीज दरियाफ्त। So what happened was that it led to a decision to involve the supervisors in leadership training to develop the skills and knowledge needed to lead anticipatively. लिहाजा अब उन्होंने इनकी ट्रेनिंग और साथ ही एक और डिसीजन किया to make job feedback more meaningful by translating such data into simple bar graphs rather than continuing to provide voluminous statistical report. क्योंकि लोगों को जो statistical data था उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे। Now you realize the importance कि जब आप इंटरवेंशन करते हैं तो उसके साथ आप एक ही पर्सपेक्टिव अगर देखकर इंटरवीन करते हैं सिस्टम में, तो माइट भी उसके इफेक्ट्स ना आए जो आप डिजायर कर रहे हैं। जब ये मॉडिफिकेशंस की गई, सो आफ्टर 3 months अगेन क्या किया, a second round of implementation feedback was made to see how the intervention is progressing. Now, फिर डाटा जो कलेक्ट किया गया, the data show that productivity and satisfaction have moved moderately high than in the first round of feedback. Employee perception of task and feedback are also high. But employee perceptions of discretion
however remain relatively low. अब यहां पता चला कि बाकी दो चीजों पे तो अफेक्ट हुआ है, लेकिन एम्प्लॉइज परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिशन, ऑटोनॉमी, वो अभी भी लो है. ऑब्वियसली उसका रीजन क्या था कि लीडरशिप की जो ट्रेनिंग हुई थी, जो उनके सुपरवाइजर्स की थी, वो अभी पूरी उनको ऑटोनॉमी नहीं दे रहे. सो देयरफॉर उन्होंने फर्दर उनकी ट्रेनिंग की और सुपरवाइजर्स की, और ये प्रोग्राम कंटिन्यू हुआ है जॉब एनरिचमेंट का, लेकिन उसके साथ एडिशनल जो इंफॉर्मेशन उन्हें मिली डायग्नोसिस की. सो आफ्टर 4 months a third round of implementation feedback occurs. The data now show that satisfaction and performance are significantly high than in the first round of feedback and moderately higher than in the second intervention. So the data also show that discretion, variety, and feedback are all high, suggesting that the job enrichment intervention has been successfully implemented. Now you realize कि कितना सूदमंद है कि बजाय ये कि हम इंतजार करें, हम मिडवे भी evaluation कर दें. अब हम what we will do is evaluation feedback is used to assess the overall effectiveness of the program. और मजे की बात यह है कि जब अब हम evaluation feedback करेंगे तो उसके बाद हमें और एडिशनल चीजें मिलेंगी कि जॉब एनरिचमेंट के अलावा अब हम देखेंगे कि एम्प्लॉय एब्सेंटीज्म पे क्या फर्क पड़ रहा है, कम हुई है या नहीं हुई, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आ रही है. अब जैसे एक्शन रिसर्च का मॉडल हम अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि व्हाट वी रियली वांटेड टू अचीव वी हैव अचीव्ड, बट फर्दरमोर नाउ go towards improving the effectivity and the productivity cost. I'm showing you a figure on the screen that is the implementation and evaluation feedback. यहां से यही जो मैंने आपको एग्जांपल दी, start with the diagnosis and then we have got a choices of possible interventions. तो हम वहां उसमें से we design and implement some of the interventions, rest हम छोड़ देते हैं जो कि alternative है. Next phase जो है वो implementation of interventions है. We classify the interventions and then we plan for next interventions after going through the implementation steps. अब ये देखिए implementation phase के बाद हम implementation feedback पे आ जाते हैं. ये वो वाला phase है जहां हमने 3 महीने 6 महीने के बाद किया. Having measured the features of the intervention और उसके immediate effects के बाद we go to the final feedback which shows us the long-term effects. I hope it's fairly clear. अब मैं आ जाता हूं कि हमने कैसे measure करना है. उसके लिए हमने implementation और evaluation stages के ऊपर measurement कैसे करना है. So providing useful implementation and evaluation feedback involves 2 activities. और वो कौन कौन सी? पहले selecting the appropriate variables. After all, अगर हमने कोई चीज मेजर करनी है तो उसके लिए हमने वेरिएबल्स को पहले से डिटरमिन करना है. अगर हमने जॉब एनरिचमेंट करनी है तो हमने कमरे का टेम्परेचर तो नहीं लेना. अगर जॉब एनरिचमेंट करनी है तो हमने मैनेजमेंट को ही खाली ऑब्जर्व नहीं करना कि उनकी पॉलिसीज क्या है, रिवॉर्ड सिस्टम क्या है. सो कौन कौन से वेरिएबल्स एनरिचमेंट के लिए जरूरी होंगे, इन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी. दूसरा है डिजाइनिंग गुड मेजर्स. क्या जो हमने वेरिएबल्स सेलेक्ट किए हैं, आर दे द राइट वेरिएबल्स, आर दे विल बी एबल टू गिव अस गुड मेजरमेंट ऑफ व्हाट वी वांट टू डू. तो लिहाजा इनको 1 by 1 जरा डिटेल में हम देख लेते हैं ताकि इनका कॉन्सेप्ट जब तक हमें क्लियर नहीं होगा we will be making mistakes. So first is the selecting variables. Ideally, the variables measured in OD evaluation should derive from the theory or conceptual model underlying the intervention, or this model should incorporate the key features of the interventions as well as the expected
रिजल्ट्स। मैंने ये क्यों कहा है कि हमारे पास इसके लिए एक कंसेप्चुअल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब डायग्नोसिस के लिए आपको इंफॉर्मेशन दी थी तो वहां मैंने आपको डायग्नोस्टिक मॉडल दिया था, और वहां ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर, ग्रुप लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल पे वी हैड मॉडल्स एंड वी न्यू व्हाट टू डू वेयर। तो मेजरमेंट के लिए भी हमें जब वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना है तो यहां भी हमारे पास एक कंसेप्चुअल मॉडल होना चाहिए। अगर हम वही अपना जनरल डायग्नोस्टिक मॉडल जो मैंने आपको दिखाया था, अगर वो जहन में रखें, अगर वहां से एक एग्जांपल लें, जॉब लेवल डायग्नोस्टिक मॉडल, जहां के हमने इंडिविजुअल के लिए टास्क वैरायटी, फीडबैक और ऑटोनॉमी की एग्जांपल दी थी। अगर उस थ्योरी को लें, इट सजेस्ट्स कि क्या चीज हम मेजर करेंगे तो हमें इंडिविजुअल का जॉब लेवल का पता चलेगा। द थ्योरी सजेस्ट दैट हाई लेवल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, मींस वैरायटी, फीडबैक, ऑटोनॉमी, कैन बी एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन हाई लेवल्स ऑफ वर्क क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन। इन तीनों चीजों का उन पे इफेक्ट है, तो लिहाजा क्या चीजें मेजर करनी चाहिए? टास्क वैरायटी, फीडबैक और ऑटोनॉमी, डिस्क्रिशन कितनी है। So the strength of this relationship varies with the degree of employee growth needs. The higher the need, the more the job enrichment should produce results. तो अगर हमने एनरिचमेंट को देखना है तो हमें इन तीनों चीजों को मेजर करना है। So the job level diagnostic model जो है वो सजेस्ट करता है a number of measurement of variables for implementation and evaluation feedback. देखिए, having gone back to the diagnostic model, now we know कि टास्क वैरायटी, फीडबैक और अगर ऑटोनॉमी को हमने डायग्नोस्टिक मॉडल के अंदर मेजर करना है कि उस इंडिविजुअल लेवल पे लोग कितने खुश हैं, तो हमने उनके वेरिएबल्स को यहां डिफाइन करना है। अब यहां इंटरवेंशन वेरिएबल्स को देखने के लिए हम ये देखना है कि वेदर द इंटरवेंशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड can be assessed, and if yes, how can we assess it? We can assess it by determining how many job descriptions have been rewritten to include more responsibility. That is, हमें intervention variables को define करना है कि when job enrichment पे हम task variety को देख रहे हैं और हमने intervention की है कि उनकी job task variety बढ़े, तो हमें सब का कैसे अंदाजा होगा? हमें ये देखना कि क्या उनकी जो जॉब वैरायटी है उसके बारे में कितनी जॉब डिस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं, वहां से अंदाजा हो जाएगा। और सेकंड इज हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स हैव रिसीव्ड क्रॉस ट्रेनिंग इन अदर जॉब स्किल्स, यहां से हमें टास्क वैरायटी का पता चल जाएगा। अगर हमने ना उनको ट्रेनिंग दी है, ना उनकी जॉब डिजाइनिंग के बारे में हमने कुछ चीजें लिखी हैं, तो ये इंटरवेंशन वेरिएबल, ये दो वेरिएबल्स हमें बता देंगे कि जी जॉब एनरिचमेंट नहीं होगी क्योंकि टास्क वैरायटी पे काम नहीं हो रहा। देन फर्दर evaluation of the immediate and long-term impact of job enrichment would include measures of employee performance and satisfaction over time. अब जब हम लॉन्ग टर्म के ऊपर या इमीडिएट इफेक्ट देखेंगे तो हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखेंगे और ये देखेंगे कि उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। ये आउटकम वेरिएबल है। हमें इमीडिएट 3 महीने के बाद नहीं पता चलेगा कि वो खुश है कि नहीं, हमें उसकी परफॉर्मेंस का 3 महीने के बाद नहीं पता चलेगा। सो देयरफॉर ये वेरिएबल्स हैं जिसके बारे में अभी हमने सोचना है कि इनको कैसे मेजर करना है। सो मेजरिंग बोथ इंटरवेंशन एंड आउटकम वेरिएबल्स इज नेसेसरी फॉर implementation and evaluation feedback. Unfortunately, there has been a tendency in OD to measure only outcome variables while neglecting intervention variables altogether. Now you realize, अब आपको पता चला कि midway measurement क्यों जरूरी है, और ये जो टेंडेंसी है कि आखिर में करना, that is not correct. It generally is assumed that the intervention has been implemented and attention therefore is directed to its impact. That is, performance पे हम देखेंगे, absenteeism को देखेंगे, हम satisfaction को देखेंगे। ये tendency गलत है।
this is wrong. For example, a negligible change in measure of performance and satisfaction could mean that wrong intervention has been chosen. अगर हमें performance और satisfaction level पे ही पता चले तो कि ठीक रिजल्ट्स नहीं आए, इसका मतलब है गलत इंटरवेंशन चूज हुई, करेक्ट इंटरवेंशन has not been implemented or that the wrong variables have been measured. ये एंड में पता चलेंगे अगर हम अभी से इंतजार करेंगे और मेजर नहीं करेंगे और आखिर में हम परफॉर्मेंस, एब्सेंटीज्म, जॉब सेटिस्फैक्शन को देखेंगे तो हम मिडवे डिटरमिन नहीं कर सकेंगे कि हमारी जो इंटरवेंशन है वो करेक्ट है कि नहीं. सो आउटकम मेजर्स आर एम्बिगुअस without knowledge of how well the intervention has been implemented. Measurement of the intervention variables help determine the correct interpretation of outcome measures. Now you are pretty clear कि हमने measurement के लिए किस स्टेज के ऊपर कौन से कैसे variables choose करने हैं. The choice of what outcome variables to measure also should be dictated by intervention theory, which specifies the kinds of results that can be expected from particular change programs. इसके अलावा कुछ और भी वेरिएबल्स हैं जो कि रिसर्चर्स और मैनेजर्स को जिसकी इंटरवेंशंस के दरमियान जरूरत पड़ती है, और वो है बिहेवियरल एस्पेक्ट. लोगों के बिहेवियर्स को भी मेजर करने की जरूरत है. उसके लिए भी कुछ हमें चीजों के बारे में अभी पता चल जाना चाहिए, और उन बिहेवियर्स को मेजर करने के लिए देयर आर सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ बिहेवियरल प्रोसीजर्स डेवलप्ड जो कि असेस कर सकते हैं फॉर कंपेयरिंग द इंटरवेंशन रिजल्ट्स. दैट इज व्हाइल वी आर इंट्रोड्यूसिंग some changes into the task designing of groups or individuals, how do they behave? So the behavioral outcome को भी classify करना जरूरी, and that has been classified into two broad categories. Once you understand कि उनको हमने classify कैसे किया है, then you will of course next step would be to find out the variables, कौन से variables आप इस्तेमाल करेंगे उनको मेजर करने के लिए. फर्स्ट वन इज द पार्टिसिपेशन मेंबरशिप. दिस इंक्लूड्स एब्सेंटिज्म, टार्डीनेस, टर्नओवर, इंटरनल एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी एंड स्ट्राइक्स एंड वर्क स्टॉपेजेस. ये जो हम इन एरियाज में जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी डाटा लेंगे, दैट विल बी कवर्ड अंडर द लेवल ऑफ पार्टिसिपेटिव मेंबरशिप, और जो भी इंटरवेंशन होगी वो इस एरिया में हम करेंगे. Second is the performance on the job. This includes productivity, quality grievances, accidents, unscheduled machine downtime and repair, material and supply overuse, and inventory shrinkage. All these observations and the outcome of the interventions are very important for the managers. These represent only जेनरिक डिस्क्रिप्शंस, लेकिन आगे हमने देखना है कि हमने इसको कैसे अडेप्ट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से, और हमने इनकी मेजरमेंट के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल करने. आई एम गोइंग टू कंटिन्यू ऑन फर्दर फ्रॉम हियर. सफाइस टू से एट दिस टाइम that it is important that you understand this very important aspect कि हमने जब मेजरमेंट करनी है तो वो कैसे करनी है, किस स्टेज पे करनी है, कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि चॉइस ऑफ द रॉन्ग वेरिएबल्स एंड evaluation at the wrong time would cost us very heavily. And as I said to you in my lecture today, that we need to design much early when we decide to go in for the OD change कि हमने evaluation कैसे करनी है, कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल करने हैं, और हमने किस स्टेज के ऊपर मेजर करके असेस करना है कि whether we are going in the right direction or not.
If you find any difficulty in today's lecture, please go to the website. I have dilated on these very issues in greater detail. But surely what is needed is that when I come next time, you should have completely understood what I said to you so far. इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें अभी फाइनल एवैल्यूएशन अभी करनी है, और उसके बाद इन एवैल्यूएशंस के बाद इफ यू फाइंड दैट इंटरवेंशंस आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, तो हमने उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे करना है, दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. होप्स टू सी यू अगेन. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. खुदा हाफिज.